गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आपका आपके कमल फिजिक्स गुरु चैनल पर। तो दोस्तों, आप सभी को पता है हमारी ऑप्टिक्स फिजिक्स चल रही है। तो अपनी प्रकाशिकी के अंतर्गत हमने सबसे पहले प्रकाश का इतिहास पढ़ा था। उसके बाद में हमने जाना था कि प्रकाश 8, 10, 11 जो भी मैंने आपको प्रकाश की घटनाएं बताई थी उन घटनाओं को प्रदर्शित करता है। तो हमारा जो रूटीन चल रहा है वो प्रकाश की घटनाओं का अध्ययन करना है। कि सबसे पहले हमने प्रकाश के परावर्तन का अध्ययन किया था, उसके बाद हम प्रकाश के अपवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम अन्य घटनाओं का धीरे धीरे सभी घटनाओं का अध्ययन कर लेंगे। तो हमने प्रकाश के परावर्तन के अंतर्गत हमने अध्ययन किया था, एक तो परावर्तन के नियम पढ़ लिए थे और फिर गोलीय दर्पण द्वारा तथा समतल दर्पण द्वारा परावर्तन पढ़ा था। हमने किरण आरेख भी बनाया था। तो जो गोलीय दर्पण द्वारा तथा समतल दर्पण द्वारा जो परावर्तन पढ़ा था, उनकी किरण आरेख जो बनाए थे वो हमने किसके अंतर्गत बनाए थे? परावर्तन के अंतर्गत। ठीक है, तो वो परावर्तन वाले टॉपिक के अंतर्गत थे सब। अब यहाँ हमारा अब चल रहा है अपवर्तन। तो अपवर्तन के अंतर्गत सबसे पहले हमने अपवर्तन के नियमों को जाना था। उसके बाद में फिर हमने पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी पढ़ा था। आप लोगों के साथ ये तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है TIR। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन, फिर अपवर्तन में परावर्तन को, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को क्यों पढ़ा जा रहा है? तो ध्यान रखना कि मैंने आपको बताया था जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है वो एक विशेष कोण पर, क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर ही होती है। तथा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब कोई प्रकाश किरण प्रवेश करती है तब होती है। तो यहाँ सिचुएशन तो क्या थी कि दो कैसे माध्यम है भाई, दो अलग अलग अपवर्तनांकों वाले पारदर्शी माध्यम थे। जो कि इस प्रकार के माध्यम, इनमें घटना किसकी होती है? अपवर्तन की होती है। तो वो अपवर्तन की घटना में एक विशेष स्थिति बनती है, तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसलिए हमने इसको अपवर्तन के नियमों में आप ये कह सकते हो, हमने अपवर्तन के टॉपिक के अंतर्गत पूर्ण आंतरिक परावर्तन को पढ़ा है। तो अभी हमारा अपवर्तन का टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इस अपवर्तन के अंतर्गत हम लेंस पढ़ेंगे। आपको पता है कि लेंस में क्या होता है? अपवर्तन होता है कि नहीं होता है? तो हम लेंस को भी अपवर्तन के टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो लेकिन लेंस को पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कोई भी दो पारदर्शी माध्यम है जिनके अपवर्तनांक अलग अलग हैं, कोई भी दो पारदर्शी माध्यम में जिनके अपवर्तनांक कैसे हैं? अलग अलग हैं, तब उनके द्वारा अपवर्तन होगा तो उसके लिए हम एक सूत्र व्युत्पन्न कर लेते हैं, तब हम लेंस को पढ़ेंगे। क्योंकि लेंस में क्या होता है कि लेंस माना कि कांच का बना है, तो लेंस किसी का भी हो सकता है, पारदर्शी माध्यम हो, बस वो ध्यान रखना। लेंस एक पारदर्शी माध्यम होना चाहिए, चाहे वो जरूरी नहीं है कि कांच ही हो। तो माना कि लेंस किसका बना हुआ है? कांच का बना हुआ है। हालांकि मैं आपको लेंस पढ़ाऊंगा इसके जस्ट बाद, तो आपको डेफिनेशन भी बताऊंगा और लेंस के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो जैसे लेंस के पृष्ठ होते हैं, दो पृष्ठ होते हैं। तो प्रकाश किरण जब लेंस के में प्रवेश करेगी तो माना कि वायु से कांच में प्रवेश कर रही है, तो ब्रिल से किसमें प्रवेश कर रही है? वो सघन में प्रवेश कर रही है। तो इसके एक पृष्ठ द्वारा अपवर्तन होगा कि नहीं होगा? तो इस प्रकार उस पृष्ठ द्वारा जो अपवर्तन होगा तो उसके लिए एक सूत्र अप्लाई होगा। तो हम उसको पहले ज्ञात कर लेते हैं। वो पृष्ठ कैसा है? गोलीय पृष्ठ है। ठीक है, तो हम आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन। गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन। यहाँ जो सूत्र व्युत्पन्न होगा वो सभी प्रकार के वक्राकार पृष्ठों के लिए लागू होगा, जो वक्राकार पृष्ठ है तो भिन्न अपवर्तनांक वाले पारदर्शी माध्यमों को विभाजित कर रहा हो। और वक्राकार का मतलब वो गोलीय हो। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? वो सभी के लिए समान रूप से लागू होगा। उसी सूत्र को हम जब लेंस पढ़ेंगे तो वहाँ अप्लाई कर लेंगे। तो अपना टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। अपना टॉपिक क्या है? गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन। गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन। तो अपना टॉपिक क्या है? गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन। तो गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? कि गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन, ये थोड़ा सा नीचे चला गया है। ये आपका थोड़ा सा मोबाइल सही सेट नहीं होता है तो ये सीधी लाइन नहीं आती है। तो गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन। तो देखो इसके अंतर्गत जैसे हमारे पास दो पारदर्शी माध्यम है। क्या है? दो पारदर्शी माध्यम है। उन दोनों पारदर्शी माध्यमों के अपवर्तनांक अलग अलग हैं, अर्थात एक सघन है और एक विरल है। और उनको विभाजित करने वाला जो पृष्ठ है, उन दोनों पारदर्शी माध्यमों को विभाजित करने वाले जो पृष्ठ है वो गोलीय है। कैसा है? गोलीय। तो माना कि यहाँ ले लेते हैं हम इस जगह पर, जैसे यहाँ हमारे पास AB, ए और
बी। एक ऐसा गोलीय पृष्ठ है जो दो भिन्न अपवर्तनांक वाले माध्यमों को पृथक कर रहा है। इसका मतलब एक इधर माध्यम अलग है, तो माना कि यहाँ मैं इसे लाइन से खींच देता हूँ, तो ये तो माध्यम अलग हो गया उधर का, इस गोलीय पृष्ठ के उधर का माध्यम अलग और इधर का अलग। माना कि इस माध्यम का अपवर्तनांक n1 है, इधर जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक क्या है n1, माना कि वायु मान लेते हैं, ठीक है। और इधर का जो अपवर्तनांक है वो क्या है, माना कि n2 है, उधर जो माध्यम है उसका क्या है n2। अब इसका अपवर्तनांक अलग है, इसका अपवर्तनांक अलग है, इसको मैंने विरल माना है इसके सापेक्ष और इसको क्या माना है, सघन माना है इसके सापेक्ष। तो ये सघन है तो इसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा किससे, इससे। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि कंडीशन क्या है यहाँ, n2 इज ग्रेटर देन n1। इसका अर्थ क्या हो गया, मैं कह रहा हूँ n2 इज ग्रेटर देन n1, तो n2 ग्रेटर देन n1 का मतलब ये हो गया कि ये सघन है और ये विरल है। अब दोनों माध्यमों को, दोनों पारदर्शी माध्यम में ए बी गोलीय पृष्ठ विभाजित कर रहा है, पृथक कर रहा है दोनों को अलग अलग। अब इस गोलीय पृष्ठ द्वारा यदि इधर से प्रकाश किरण गई, इधर कोई वस्तु रखी होगी, तो इधर जब प्रतिबिंब बनेगा तो इस गोलीय पृष्ठ द्वारा क्या होगा, अपवर्तन होगा कि नहीं होगा। अब इसको हम लेंस में अप्लाई इसलिए कर लेंगे क्योंकि ये एक पृष्ठ हो गया, लेंस में ऐसे दो पृष्ठ होते हैं, तो हम 2 बार वो सूत्र लग जाएगा जो इससे ऐसे डेरिवेशन से फाइनली सूत्र आएगा वो लेंस के लिए कितनी बार अप्लाई हो जाएगा, 2 बार लग जाएगा। तो वहाँ हम लेंस सूत्र याद कर लेंगे जो कि आपने 10th क्लास में पढ़ा है, कि नहीं लेंस सूत्र, या आपने लेंस मेकर सूत्र पढ़ा हुआ, लेंस मेकर सूत्र भी है जो कि लेंस मेकर सूत्र से हम लेंस सूत्र याद कर लेते हैं, तो उसके लिए ये काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ दोनों माध्यम समझ में आ गए, ये n2 माध्यम है, ये n1 माध्यम है, n2 इज ग्रेटर देन n1 का मतलब है कि वो सघन है और ये विरल है। अब देखो इस गोलीय पृष्ठ के सामने यहाँ कोई वस्तु स्थित कर देते हैं, माना कि वो वस्तु स्थित है, क्या स्थित है, कोई वस्तु ओ स्थित है। अब ओ से प्रकाश किरण एक तो मुख्य अक्ष के समांतर रहने दो, मुख्य अक्ष पर ही आपतित करा दो, जो मुख्य अक्ष है उसी के ऊपर होते हुए प्रकाश किरण को हम क्या करा देते हैं यहाँ, आपतित। जब उसी के ऊपर होते हुए आपतित कराएंगे तो जिस पथ से आएगी उसी पथ से सीधी निकल जाएगी। तो ये प्रकाश किरण गई और इस प्रकार से निकल गई, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अरे मुख्य अक्ष के ऊपर होकर के आप प्रकाश किरण को गुजारो तो वो सीधी तो निकलेगी कि नहीं। अब देखो यहाँ माना कि इस वस्तु से जाने वाली प्रकाश किरण इस पृष्ठ पर किसी कोण पर आपतित हो जाए, माना कि ये आई कोण पर आपतित हो जाए, अविलंब के साथ किस कोण पर आपतित हो जाए, ये अविलंब है। और आपको पता है कि अविलंब किससे गुजरता है, कोई भी गोलीय पृष्ठ है उसका अविलंब किससे गुजरता है, उसके वक्रता केंद्र सी से गुजरता है कि नहीं। तो इसका ये जो अविलंब है ये कहाँ से गुजर जाएगा, यहाँ वक्रता केंद्र सी होगा। मैंने आपको दर्पण पढ़ाए थे, गोलीय दर्पण पढ़ाए थे, उसमें मैंने वक्रता केंद्र से उसके अवलंब को गुजारा था। गोलीय दर्पण के अवलंब को किससे गुजारा था, वक्रता केंद्र से गुजरता। क्यों, क्योंकि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण यदि गोलीय दर्पण पर आपतित होती है, मैं दर्पण की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ जिस पथ से आती है उसी पथ पर वापस चली जाती है। यदि पृष्ठ अपवर्तक होता तो सीधी निकल जाती, निकलती कि नहीं निकलती, वो तो परावर्तन था इसलिए उसी पथ पर लौट गई। यदि वो पृष्ठ अपवर्तक होता तो वो सीधी निकल जाती। तो यहाँ सीधी निकल जाएगी निकलने के लिए, पर लेकिन हम यहाँ सी से गुजार नहीं रहे प्रकाश किरण को, क्योंकि वस्तु यहाँ ओ कहाँ स्थित है, मुख्य अक्ष पर स्थित है, ठीक है। तो प्रकाश किरण एक तो मुख्य अक्ष के सहारे चली गई, इस प्रकार से सीधी निकल गई, और एक किसी कोण पर अविलंब के साथ आई कोण पर, माना कि अविलंब के साथ कितने कोण पर आपतित हो गई, आई कोण पर, तब इसका क्या होगा, अपवर्तन होगा। अब ये बताओ ये अविलंब की ओर झुकेगी या दूर हटेगी, क्योंकि ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है, तो अविलंब की ओर झुकेगी या दूर हटेगी। तो यहाँ ये अविलंब की ओर झुक जाएगी, अविलंब की ओर झुक जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि ये कोण आई और यहाँ कोण क्या बना है, आर। अब आप ये देखो कि आर का मान आई से कम है या नहीं है, तभी तो कहेंगे हम कि अविलंब की ओर झुक गई, कि आर का मान आई से कम है। आपको भी दिख रहा है, देखो आई का मान इतना है, आर का मान इतना है, तो कम हो गया, तो ये अविलंब की ओर झुक गई। यहाँ तक किरण आरेख समझ में आ गया, कुछ है नहीं इसमें, क्योंकि हमारे पास यहाँ ए भी क्या है, एक अपवर्तक पृष्ठ है जो दो भिन्न अपवर्तनांक वाले माध्यमों को, माध्यम पारदर्शी हैं, तो दो भिन्न अपवर्तनांक वाले पारदर्शी माध्यमों को पृथक करता है। माना कि विरल माध्यम में कोई वस्तु ओ स्थित है, विरल माध्यम में कोई वस्तु ओ स्थित है, जिसका प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त होता है, आई पर प्राप्त होता है। देखो आई का मतलब इमेज, आई का मतलब किससे हो गया, इमेज से, इमेज का मतलब प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। तो यहाँ इस प्रकार से हम प्रतिबिंब प्राप्त
हो जाता है। अब देखो यहाँ हमें बताइए कि n2 इज ग्रेटर देन n1, इसका अर्थ आपको समझ में आ गया कि n2 इज ग्रेटर देन n1 का मतलब क्या है, इसका अपवर्तनांक ज़्यादा है, इससे मतलब ये सघन है इसके सापेक्ष। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं अपना डेरिवेशन कि यहाँ सबसे पहले तो कोई भी डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले आपको लैंग्वेज लिखनी है थोड़ी सी, फिर किरण आरेख बनाना है। तो ये किरण आरेख बनाने से पहले मैंने अभी आपको बोली लैंग्वेज क्या लिखनी है कि माना AB अपवर्तक पृष्ठ दो भिन्न पारदर्शी माध्यमों को पृथक करता है जिनके अपवर्तनांक n1 व n2 है, जहाँ n2 इज ग्रेटर देन n1 है, अर्थात दूसरे माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष सघन है। माध्यम फर्स्ट में, ये पहला माध्यम हो गया, वो दूसरा माध्यम हो गया। माध्यम फर्स्ट में वस्तु O स्थित है जिससे जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तित होने के बाद I पर प्रतिबिंब का निर्माण करती है। तब क्या होगा, तब देखो हम मान लेते हैं कि यहाँ बना ये कोण अल्फा है, क्या है, यहाँ बना कोण क्या है, अल्फा, और यहाँ बिंदु अब देने पड़ेंगे हमें, कोई ना कोई, कौन सा बिंदु दे लें बताओ, ए बी हो गया, यहाँ मैं बिंदु देता हूँ डी, ठीक है, ये ध्रुव है ये आपका। तो ये कोण कितना बन गया अल्फा, और माना कि ये कोण कितना है बीटा, ये कोण कितना है गामा। हमने ये कोण दे लिए, कोण इसलिए दिए क्योंकि जब हम अपवर्तन की बात कर रहे हैं तो आपके माइंड में एक ही बात आनी चाहिए कि स्नेल का नियम लगेगा। क्योंकि जब हम अपवर्तन की बात करेंगे तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि स्नेल का नियम यहाँ लागू होगा। तो स्नेल का नियम लागू हुआ तो स्नेल का नियम क्या होता है, n1 sin i इक्वल n2 sin r। स्नेल का नियम क्या होता है, n1 sin i इक्वल n2 sin r। तो हमें यहाँ पता है कि हमें एक तो i ज्ञात करना है, एक तो हमें क्या ज्ञात करना है i, और एक क्या ज्ञात करना है r। अब i और r ज्ञात करने के लिए आपको जो कुछ भी उपाय हो वो आप कर लीजिए। तो उसके लिए हमारे माइंड में सीधी सीधी बात ये आई कि यहाँ इसको कोण अल्फा दे देते हैं, इसको बीटा और इसको गामा दे देते हैं। तो हमें पता है क्योंकि हम जब आई ज्ञात करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इस त्रिभुज में ये इसका बहिष्कोण होगा, तो इन दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही जब हम आर ज्ञात करेंगे, आर ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि ये बीटा बहिष्कोण है इस वाले त्रिभुज के लिए, है या नहीं है, इस वाले त्रिभुज के लिए बीटा क्या है, बहिष्कोण है। तो इन दोनों के योग के बराबर क्या होगा, बीटा, जहाँ से हम आर ज्ञात कर लेंगे, n1 हमारे पास है और n2 हमारे पास है, डेरिवेशन हो जाएगा। थीम समझ में आ गई कि नहीं, किसी भी डेरिवेशन को करने से पहले अगर उसकी थीम हमारे माइंड में सेट है तो वो करना ईजी हो जाता है। तो एक तो इसका एक सिस्टम समझो, क्योंकि ये चीज़ कोई रटने वाली नहीं है, फिजिक्स रटने वाली चीज़ नहीं है। तो इसमें हमें पता है सबसे पहले लैंग्वेज लिखनी है, लैंग्वेज की 4 लाइन कैसे लिखनी है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब उसके बाद हमें किरण आरेख बनाना है, और किरण आरेख में सबसे पहले अब हमें पता है कि हम गोली पृष्ठ द्वारा अपवर्तन पढ़ रहे हैं। तो अपवर्तन में सबसे पहला नियम क्या है भाई, स्नेल का नियम है। तो हम हमारे माइंड में सीधी सीधी बात गई कि हमें स्नेल का नियम लगाना है, और स्नेल का नियम लगाने के लिए हमें किन किन राशियों की आवश्यकता होगी। तो हमें यहाँ एक तो आई की ज़रूरत पड़ेगी, एक आर की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए हमें जो भी बंदोबस्त करने हैं वो करेंगे। तो हमने बंदोबस्त किया कि यहाँ इसको नाम अल्फा दिया, इसको बीटा दिया, इसको गामा दे दिया, ठीक है। तो ये थीम माइंड में सेट हो गई, ये थीम माइंड में सेट हो गई। तो सीधे सीधे अब यहाँ से डेरिवेशन करना स्टार्ट करो। तो सबसे पहले हम अल्फा ज्ञात करेंगे, बीटा ज्ञात करेंगे, और फिर क्या ज्ञात करेंगे, गामा ज्ञात करेंगे। जब हमारे पास अल्फा बीटा गामा होंगे तो हम आई और आर ज्ञात आराम से कर सकेंगे नहीं। तो इस प्रकार से हम आई और आर का मान ज्ञात कर लेंगे। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, डी पी पृष्ठ कैसा है, वक्राकार है। पृष्ठ जब मैंने दर्पण पढ़ाए थे, गोली दर्पण पढ़ाए थे, तो मैंने वक्र त्रिज्या तथा फोकस दूरी के मध्य संबंध ज्ञात करवाया था। तो वहाँ ये वाली दूरी को हमने लंबवत माना था कि नहीं, क्योंकि यहाँ इसको अगर हम लंबवत नहीं मानेंगे तो डेरिवेशन नहीं हो पाएगा। तो हम इसको क्या मान के चलेंगे, इस वक्राकार पृष्ठ को, वक्राकार तो है, देखो त्रुटि तो थोड़ी बहुत रहेगी इस चीज़ में, मैं पहले भी बात की थी इस मामले की, त्रुटि तो थोड़ी बहुत रहेगी, लेकिन फिर भी हम इसको डीपी को कैसा मान के चलेंगे, लंबवत मान के चलें, इससे हमारे पास सूत्र व्युत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। तो इसको जब लंबवत मानेंगे तो ये अल्फा ज्ञात कैसे करेंगे हम, tan अल्फा ज्ञात कर लो, क्या ज्ञात कर लो, tan अल्फा। तो यहाँ तक समझ में आ गया, थोड़ी सी लाइटिंग की प्रॉब्लम हो गई। अब जो आगे बात कर लेते हैं कि हमें टारगेट क्या है हमारा, आई और आर ज्ञात करना। तो आई आर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम अल्फा ज्ञात करेंगे। तो अल्फा कौन से त्रिभुज में, देखो ओ डी पी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिभुज ओ डी पी में। तो त्रिभुज ओ डी पी में, बताओ त्रिभुज ओ डी पी में अगर tan अल्फा की बात करें तो क्या आएगा, अरे तुम्हारा लाल बट्टे का अक्का शुरू से सुनते आ रहे हो, तो tan अल्फा क्या आएगा, लंब बटे आधार। तो डी पी अपॉन ओ पी, तो क्या जाएगा ये डी पी अपॉन
OP। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब बात करें कौन से त्रिभुज में, देखो बीटा ज्ञात करने के लिए त्रिभुज में कौन से बात करनी पड़ेगी, DPC में। तो त्रिभुज DPC में tan बीटा क्या होगा बताओ, लंब बटे आधार, तो DP अपॉन PC। इसी प्रकार किस प्रकार, इसी प्रकार जब बात करें हम गामा के लिए, तो गामा के लिए इस वाले त्रिभुज में बात करनी पड़ेगी। तो कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज DPI में। इसी प्रकार त्रिभुज DPI में, त्रिभुज DPI में tan गामा इक्वल क्या होगा बताओ, DP अपॉन PI। भाई DP अपॉन PI। यहाँ तक क्लियर है बात? अब देखो आगे बात करें हम अल्पकोण सन्निकटन के लिए, अन्य जितनी भी दूरियां दी हुई हैं, जैसे PC क्या है, वक्रता त्रिज्या है, और यहाँ PI क्या है, प्रतिबिंब दूरी है। तो प्रतिबिंब दूरी ज़्यादा है किसके बजाय, अगर हम इसके द्वारक की बात करें, जो भी गोलीय पृष्ठ है उसके द्वारक के सापेक्ष अन्य दूरियां ज़्यादा हैं, तो हम इन कोणों को अल्प मान सकते हैं। कौन से कोणों को, अल्फा, बीटा और गामा। इससे पहले मैंने आपको एक डेरिवेशन और कराया था, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी के मध्य संबंध। तो वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी के मध्य संबंध में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ हम इसको क्या करते हैं कि इसको तो हमने लंबवत लिया था कि नहीं लिया था, और अल्प कोण के लिए हमने टेन थीटा को लगभग थीटा कहा था, साइन थीटा को लगभग थीटा कहा था कि नहीं। अल्प कोण क्या है, इसके लिए मैंने लास्ट क्लासेस पढ़ाई हैं, वो रिकॉर्डेड भी हैं, क्योंकि मैं क्लास पढ़ा देता हूँ उसके बाद में रिकॉर्डेड हो जाती है, तो आप उसको देख सकते हो कि अल्प कोण क्या है। जो भी नए बच्चे जुड़े हो, बाकी बच्चों को पता होगा कि अल्प कोण क्या है। तो अल्प कोण के लिए, किसके लिए, अल्प कोण सन्निकटन का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो अल्प कोण सन्निकटन के लिए, ठीक है। तो अल्प कोण के लिए क्या होगा बताओ, यहाँ अल्प कोण के लिए अल्फा इक्वल कितना हो जाएगा, अल्फा इक्वल, क्योंकि हमें पता है कि देखो अल्प कोण के लिए टेन अल्फा लगभग क्या हो जाएगा, अल्फा, और टेन बीटा लगभग क्या हो जाएगा, बीटा, और टेन गामा लगभग क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? भाई टेन अल्फा क्या होता है, अल्फा, बीटा, टेन बीटा लगभग क्या होगा, बीटा, और टेन गामा लगभग क्या होगा, गामा होगा। अल्प कोण की कंडीशन के लिए, ये आपको पता है। और हम यहाँ देखो, तो इसका मतलब ये हो गया अल्फा इक्वल हम DP रख सकते हैं, DP अपॉन OP। तब देखो ये ऐसी बात है, तब हम क्या कर सकते हैं, टेन अल्फा इक्वल क्या होगा, सॉरी यहाँ टेन को उठा लेते हैं अब, क्योंकि अल्प कोण की कंडीशन, अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा, DP अपॉन OP। बीटा इक्वल कितना हो जाएगा, DP अपॉन PC, तथा गामा इक्वल कितना हो जाएगा, DP अपॉन PI। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? मेरे हिसाब से तो आनी नहीं चाहिए। हमने ये सभी तीनों त्रिभुजों में बात की है, अल्फा बीटा गामा निकाल लिए, टेन अल्फा, टेन बीटा, टेन गामा निकालने के बाद में अल्प कोण के लिए अल्फा बीटा गामा हमारे पास आ चुके हैं, जहाँ से हम आई और आर ज्ञात कर लेंगे। तो इतने का स्क्रीनशॉट लो। अब आगे बात कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखना, क्योंकि साथ साथ रिवाइज करना कि और भी मिट जाएगा, तो आगे डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा सा ही कह सकते हो, तो इसको याद रखना साथ ही साथ। तो हमारे पास क्या आ गया, अल्फा बीटा गामा, इनको मिटा देता हूँ। चलो आपकी किस्मत अच्छी है, लाइट में। अब कोण आई और आर के लिए बात कर लेते हैं। देखो जैसे कोण आई के लिए बात करें, कोण आई कौन से त्रिभुज का बहिष कोण है, कोण आई देखो ये वाला त्रिभुज है, इस त्रिभुज का बहिष कोण क्या है, कोण आई। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ODC। तो कोण आई त्रिभुज ODC का बहिष कोण है, क्या है, बहिष कोण। जब बहिष कोण है तो बताओ, बहिष कोण है तो क्या होगा, ये बहिष कोण है, तो बहिष कोण अंतर्भिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से आई आ जाएगा, आई क्या आएगा, आई इक्वल अल्फा प्लस
बीटा। कोई प्रॉब्लम? अब देखो बात करें हम बीटा की, तो बीटा किसका बेस कोण है? इस वाले त्रिभुज का। भाई आर ज्ञात करने के लिए बीटा ले सकते हैं यहाँ से, तो बीटा किसका बेस कोण? इस वाले त्रिभुज का। तो हम कह सकते हैं कोण बीटा त्रिभुज, कौन से त्रिभुज का? DCI त्रिभुज DCI का बहिष्कोण है, बहिष्कोण है। तब बताओ क्या होगा? बीटा इक्वल, बीटा अंतःविमुख कोणों के योग के बराबर होगा R प्लस गामा। क्या होगा? R प्लस गामा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? भाई हमने ये बहिष्कोण था इस त्रिभुज में, तो इन दोनों के योग के बराबर ये कर दिया। इस त्रिभुज में बीटा बहिष्कोण है, तो इन दोनों के योग के बराबर कर दिया। थोड़ा सा R और गामा को ऐसे लिखना, थोड़ा सा अलग डिफरेंट दिखें ये, ठीक है। अब यहाँ से हमें R की जरूरत है, तो R इक्वल कितना हो जाएगा? इस गामा को इधर ले आओ तो बीटा माइनस गामा, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गए, I आ गया और R आ गया। I और R में इनके मान रख दो, पुट कर दो, तो अपना सॉल्यूशन आ जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ I है और ये R है, तो I R में इसको रख दो, रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? I और R का मान आ जाएगा। फिर स्नेल का नियम लागू कर देंगे। स्नेल का नियम लागू करने के बाद हमारे पास फाइनली सूत्र आ जाएगा, जिसको हम लेंस के लिए, लेंस द्वारा अपवर्तन के लिए या लेंस सूत्र के लिए हम काम में ले लेंगे। तथा अन्य जगह जो भी जितने भी वक्री पृष्ठ होंगे, जितने भी वक्री पृष्ठ होंगे उनके लिए सभी के लिए समान रूप से लागू होगा, बशर्ते वो वक्री पृष्ठ कैसा होना चाहिए? दो पारदर्शी भिन्न भिन्न अपवर्तनांक वाले माध्यमों को पृथक कर रहा हो, ठीक है। तो यहाँ ये बात समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर? तो यहाँ से देखो, अब बात करें I की, तो I इक्वल क्या हो जाएगा? इनको समीकरण देना चाहें तो आप समीकरण दे सकते थे, अन्यथा आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। I इक्वल हमें पता है अल्फा की वैल्यू क्या है? DP अपॉन OP प्लस बीटा है, तो बीटा की वैल्यू क्या है? DP अपॉन PC, DP अपॉन OP प्लस DP अपॉन PC। तो ये तो क्या आ गया? I। जब R के लिए बात करेंगे तो क्या आएगा बताओ? R क्या है? बीटा माइनस गामा, तो बीटा क्या है? DP अपॉन PC, DP अपॉन PC माइनस DP अपॉन PI। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? हमारे पास R आ गए और I आ गया। R और I हमारे पास दोनों आ चुकी है, तो इनको हम काम में ले लेंगे स्नेल के नियम में। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, अन्यथा यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो आगे स्नेल के नियम से मैं इसको मिटा देता हूँ। तो हम क्या लागू कर देंगे यहाँ? स्नेल का नियम, क्योंकि पढ़ के आ रहे हैं हम अपवर्तन, और अपवर्तन में नियम किसने दिया था? स्नेल ने। तो यहाँ स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, तो बताओ स्नेल का क्या नियम है? बताओ स्नेल का क्या नियम है? N1 sin I इक्वल N2 sin R। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ N1 sin I, N1 sin I इक्वल N2 sin R। कोई प्रॉब्लम? अब बात करें हम अल्प कोण के लिए, तो अल्प कोण, वही बात आप ही कहोगे ये पता नहीं क्या भपूंद है अल्प कोण, अल्प कोण। तो जिस बच्चे को नहीं पता वो लास्ट वीडियो देख ले। तो देखो अल्प कोण के लिए, अल्प कोण के लिए, अल्प कोण के लिए क्या हो जाएगा? N1 I इक्वल N2 R। क्यों? क्योंकि अल्प कोण सन्निकटन के लिए क्या होता है? साइन I लगभग क्या हो जाएगा? I, और साइन R क्या हो जाएगा? साइन R लगभग किसके बराबर हो जाएगा? R के। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम किसी को होनी भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि हमने क्या किया है कि स्नेल का नियम लगाया है, और साइन I और साइन R, इसको मैंने अल्प कोण के लिए क्या लिख दिया? साइन I लगभग I हो गया, साइन R लगभग R हो गया। तो अब आगे पढ़ लेते हैं, इसको मैं बता देता हूँ। यहाँ तक की प्रॉब्लम देखो, N1 I का मान क्या है? जस्ट पहले मैंने मिटा दिया, अभी I का मान क्या था। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, I का मान हमने कैसे ज्ञात किया था? बीटा माइनस अल्फ़ा। तो अभी ये प्रोसीजर लॉन्ग हो गया क्योंकि अभी हमने मान मिटाए थे, तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। देखो यहाँ क्या था? अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन I का क्या था? एक बार फिर से व्युत्पन्न कर लेते हैं। I इक्वल क्या था? अल्फ़ा प्लस बीटा, और R इक्वल क्या था? बीटा माइनस
गामा, तो इसके लिए अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा के लिए था डी पी अपॉन एक तो ये हो गया डी पी अपॉन ओ पी था प्लस डी पी अपॉन बीटा के लिए क्या था पी सी था, और यहाँ डी पी अपॉन बीटा के लिए क्या हो गया पी सी हो गया, माइनस गामा के लिए क्या हो जाएगा पी आई, तो डी पी अपॉन पी आई। तो हमें ये मान रखने हैं, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ रट्टा लगाने वाली नहीं होती है, तो अपने माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आप क्रिएट कर सकते हो। तो N1 आई क्या है, देखो ये तो आई था, तो आई क्या था हमारे पास डी पी अपॉन ओ पी प्लस डी पी अपॉन पी सी इक्वल N2 आर क्या है डी पी अपॉन पी सी माइनस, इस ओ को मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ यहाँ, डी पी अपॉन पी आई। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, अब मिटा लेते हैं इसको, डी पी अपॉन पी सी हो गया, डी पी अपॉन पी आई हो गया, डी पी अपॉन ओ पी, डी पी अपॉन पी सी। तो देखो इसमें से कॉमन ले लो, डी पी क्या आ गया कॉमन आ गया, तो कॉमन आएगा, इधर से भी आएगा उधर से भी आएगा तो कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, फिर इसका अंदर मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, N1 अपॉन ओ पी प्लस N1 अपॉन पी सी बराबर क्या हो जाएगा, देखो डी पी तो इसमें से बाहर आ गया था, इसमें से आ गया था कट गया, फिर तो N2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जैसे मैंने N1 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहाँ क्या आ जाएगा N2 अपॉन पी सी माइनस N2 अपॉन पी आई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब देखो, अब बात करेंगे हम चिन्ह प्रपाटी से। चिन्ह प्रपाटी आपको परेशान करती रहेगी, इसलिए मैंने जिस वीडियो में आपको चिन्ह प्रपाटी पढ़ाई थी, तो उस दिन की क्लास को एक बार फिर से ओपन करके देख लें, जिस बच्चे को नहीं पता हो और पता हो वो कमेंट्स में जल्दी फटाफट आंसर देते चलो कि ओ पी माइनस होगा या प्लस होगा, पी सी प्लस माइनस, सभी के चिन्हों को बताओ। तो हम बात कर लेते हैं चिन्ह प्रपाटी से। कहाँ से, चिन्ह प्रपाटी से। तो चिन्ह परिपाटी से, जब चिन्ह प्रपाटी से बात करेंगे तो ओ पी क्या है, देखो ओ पी किसकी दूरी है, बिंब की दूरी है। बिंब की दूरी को हम किसे व्यक्त करते हैं, यू से व्यक्त करते हैं। प्लस है या माइनस है, भाई ये ऋणात्मक दिशा में, एक्स अक्ष की ऋण दिशा में, तो कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। या आप ये कह सकते हैं प्रकाश संचरण की दिशा की कैसी है, ये विपरीत। तो प्रकाश उधर जा रहा है, ये कैसी है, विपरीत है। तो विपरीत में कैसे लेंगे, ऋणात्मक लेंगे, कैसे भी कह लो। तुम तो कार्तीय निर्देश तंत्र के हिसाब से याद रखो, क्योंकि पता है कि ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से इधर माइनस उधर प्लस, ऊपर बिंब प्रतिबिंब की ऊंचाई ऊपर प्लस नीचे माइनस, चिन्ह प्रपाटी क्लियर है। तो यहाँ ओ पी इक्वल क्या है, माइनस यू। पी सी क्या है, पी सी इक्वल क्या है, देखो पी सी भाई एक्स अक्ष दिशा धनात्मक होगी। वैसे है क्या, ये वक्रता त्रिज्या है या नहीं, ये क्या है आर, वक्रता त्रिज्या है, तो ये क्या हो जाएगी, प्लस की आर होगी, तो आर ही लिख देता हूँ मैं। अब क्या हो, देखो ओ पी हो गया, पी सी हो गया, पी आई की जरूरत है हमें। पी आई इक्वल क्या होगा, पी आई किसकी दूरी है, ये प्रतिबिंब की दूरी, इसको हम वी से व्यक्त करते हैं, तो धनात्मक होगी। यार इधर कैसी होगी, धनात्मक होगी, तो कैसी होगी, धनात्मक। अब इन मानों को किस में रख दो, इस समीकरण में रख दो सभी को। चिन्ह प्रपाटी हमने जो भी मान लिया, इनको हम क्या कर देते हैं, उसमें रख देते हैं। रखेंगे तो N1 ही रहेगा। OP क्या हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस में यहाँ लगा लेता हूँ, माइनस यू। भाई OP माइनस का है और बाकी दोनों कैसे हैं, प्लस के, तो अब आगे टेंशन ही नहीं लेनी। N1 PC क्या है, PC R है, इक्वल N2 अपॉन PC क्या है, R। अब यहाँ माइनस N2 अपॉन PI क्या है, V। कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर इसको मिटा के आगे बात करेंगे। अब देखो आगे समझ लो। तो आपको देखने में तो बड़ा ऐसा लग रहा होगा, कहीं टिपिकल तो नहीं है, कुछ नहीं है इसमें, बहुत ईजी है। अगर कोई भी डेरिवेशन है, उसकी थीम आपके माइंड में है, तो आप उसको ईजिली कर सकते हो, ठीक है। हालांकि मैंने आपको कहा था कि अभी फिजिक्स से स्टार्ट होगी, भाई तब तो हम बेसिक पढ़ रहे थे और फिजिक्स स्टार्ट हो रही है।
तो चलो पढ़ लेते हैं कि इसको उथल पुथल मचा दो, इनकी इधर उधर पक्षांतरण कर लो। तो देखो कहाँ से अपनी व्यवस्था अच्छी बन रही है कि यदि हम क्या करेंगे कि इसको उधर ले जाएं, किसको, n1/r को यदि उधर ले जाएं तो 1/r कॉमन आ जाएगा। तो इसको मैं इधर ले आता हूँ और इसको कहाँ ले जाता हूँ, उधर ले जाता हूँ। तो देखो इसको तो जो कि रखा रहने देता हूँ, -n1/u। अब इसको उधर ले जाऊँगा, इसको कहाँ लेके आऊँगा, इधर। तो इधर क्या जाएगा, प्लस, तो ये माइनस का इधर किसका हो जाएगा, प्लस का। तो प्लस n2/v, भाई ये प्लस का हो जाएगा और ये उधर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इक्वल n2/r, ये किसका हो जाएगा, -n1/r। तो पक्षांतरण किया है, इसको हम इधर ले आए और इसको कहाँ ले गए, उधर ले गए। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब देखो, अब क्या करते हैं, देखो इसको प्लस वाले को मैं आगे रख लेता हूँ, इसको पीछे रख लेता हूँ। ये काम मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें जो सूत्र है वो याद करना आसान हो जाएगा। वो कैसे, वो समझते हैं। देखो इसको मैं इधर ले जाता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ, फर्क कोई नहीं पड़ रहा। n2/v माइनस, इसको इधर ले गया तो n1/u, वहीं की वहीं घुमा दिए, प्लस वाला आगे रख दिया है, माइनस वाला पीछे रख दिया है। तो यहाँ देखो, यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 1/r कॉमन ले सकता हूँ। तो n2 माइनस n1 तो जो की त्यों रहेगा, 1/r क्या आ गया, कॉमन आ गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ में जो सूत्र प्राप्त हुआ है तो वो क्या है, अरे सीधी सी बात है, n2/v माइनस n1/u। यहाँ आप देख रहे हैं तो पहले n2 है, याद कैसे रखना है, भूल जाओगे आप इसको। तो याद कैसे रखना है कि नहीं भूलो कि u पहले आता है, v बाद में आता है। भाई u तो पहले आता है, v बाद में आता है। तो v बाद में आ रहा है तो बाद में n1 पहले आता है, n2 बाद में आता है। तो v के ऊपर क्या है, n2 है, u के ऊपर क्या है, n1 है, और बीच में क्या हो रही है, माइनस। ऐसे ही यहाँ हमने किया है n1/v माइनस n1/u। u कल तो यहाँ पहले देखो, पहले n2 आया था फिर n1 आया था, तो यहाँ क्या कर देता हूँ, n2 माइनस n1, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी क्या है, माइनस है, 1/r। ये क्या आ गया हमारे लिए, कोई भी गोलीय पृष्ठ है उसके द्वारा अपवर्तन का सूत्र। याद कैसे रखनी है ये बात, n2/v माइनस n1/u, n2 माइनस n1/r। अब मैंने नोट्स में यदि इसको यहाँ तक छोड़ दिया हो तो आप उसको थोड़ा सा आगे कर लेना, इस स्टेप को तो लिख सकते हो, इसको आगे रख लेना, इसको पीछे रख लेना। यहाँ तक छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ तक करने से क्या है, आपको ईजिली याद रहेगा, बस और कुछ नहीं है। बाकी हो तो हमारा यहीं तक गया। तो n2/v माइनस n1/u इक्वल n2 माइनस n1/r। तो यहाँ n2 माइनस n1 हो रहा है, यहाँ भी देखो n2 और n1 बीच में माइनस है या नहीं है। और दूसरे नंबर n2 बाद में आता है तो v बाद में आएगा, n1 पहले आता है तो u पहले आता है, v से पहले आता है कि नहीं। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। तो ये आपकी गोली पृष्ठ द्वारा अपवर्तन हो गया। और आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी कल की क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि आज की क्लास अगर हमने और भी थोड़ा आगे पढ़ा तो यहाँ लेंस स्टार्ट करूँगा मैं, और लेंस अधूरे रह जाएंगे। आज की क्लास में लेंस इतनी नहीं, क्योंकि लेंस के लिए पूरा 1 घंटा चाहिए, अब क्लास के लिए 1 घंटा नहीं बचा है। तो लेंस को हम कंटिन्यूस ही पढ़ेंगे, ठीक है। और लाइट भी चली गई, इन्वर्टर की लाइट है, तो इससे वीडियो क्वालिटी भी अच्छी नहीं आती, आपको कोई प्रॉब्लम होगी। चलो ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। गुड बाय बच्चों। बाकी आगे भी पढ़ लें, पर लेकिन लेंस आएगा, लेंस के लिए 1 घंटा चाहिए, 1 घंटा वो हमारे पास है नहीं, तो उसको 1 घंटे में प्रॉपर ही पढ़ेंगे शुरू से। और लेंस को आप पढ़ा दूँगा तो आधा अधूरा आज रह जाएगा, और फिर कल पढ़ेंगे तो उसमें वो व्यवस्था नहीं बनती है। क्योंकि जैसे ही आपने कभी मूवी देखी हो तो आधी मूवी आज देख लो, आधी मूवी कल देखो, तो वो इंटरेस्ट नहीं आता है। आता है क्या, मूवी देखो तो एक जगह बैठ करके कंटिन्यूस देख लो, तो आप उसको समझ पाओगे, उसकी थीम को समझ पाओगे कि मूवी क्या कहना चाह रही है, ठीक है। तो किस्तों में देखते हैं तो वो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो बाकी लेंस को हम कल ही पढ़ेंगे, और कल की क्लास में लेंस को कंप्लीट पढ़ लेंगे, लेंस सूत्र पढ़ लेंगे, और जितनी प्रकार के लेंस हैं उनके बारे में जान लेंगे। तो गुड बाय बच्चों,